हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। संविधान की इस क्लास में जो अब सिर्फ दो बचे हुए भाग हैं, संविधान के भाग 21 और भाग 22, जिसमें ज्यादा प्रावधान आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी जिन प्रावधानों की चर्चा अभी तक आपके परीक्षाओं में मैंने देखी है, जहाँ से प्रश्न उठे हैं और आगे यहाँ से प्रश्न उठने की संभावना है, उन सभी अनुच्छेदों को मैंने आज भाग 21 और भाग 22 के तहत इस क्लास में शामिल किया है। और आज के बाद अब इस बार जो संविधान की क्लास है, इसमें खासकर जो 22 भाग थे, इनके संबंध में मैं आज कंप्लीट कर दूंगा। और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एक हो सकता है, अगर कल की क्लास में मैं नहीं पूरा कर पाऊंगा तो एक क्लास और, मैं ज़्यादा से ज़्यादा दो क्लासें इसकी अब आपके लिए और आएंगी और इस संविधान को अब हम पूरा कर लेंगे और इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की जीके पढ़ने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे आज आपसे भाग 21 के बारे में। भाग 21 क्या कहता है? डायरेक्ट आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाग 21 में किस चीज की चर्चा की गई, किन विषयों की चर्चा की गई है। तब आपको याद रखना है कि अस्थायी एवं संक्रमणशील उपबंध, इसमें अगर डायरेक्ट आपसे हेडिंग पूछ लेगा तो आपसे यही पूछेगा कि भाग 21 के तहत किन विषयों की चर्चा की गई, तो उसकी हेडिंग क्या है? अस्थायी एवं संक्रमणशील उपबंध। इसके तहत किन बातों की चर्चा की गई है? क्योंकि भारत के विभिन्न राज्यों को कुछ विशेष उपबंध, कुछ विशेष उनको प्रावधान, कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, उनकी चर्चा आपके भाग 21 में की गई है। और इसका विस्तार आपका अनुच्छेद 369 से 392 तक किया गया। अनुच्छेद 369 से 392 तक इसका विस्तार है, जिसमें आपको याद रखना है कि आपका अनुच्छेद 379 से 391, अनुच्छेद 379 से 391 तक के प्रावधानों को अब भारतीय संविधान से निरसित कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे अनुच्छेद 369 की। अनुच्छेद 369 में क्या कहा गया है कि राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानव समवर्ती सूची के विषय हो। अनुच्छेद 369 में आपको क्या याद रखना है कि राज्य सूची के कुछ ऐसे विषय होंगे जिन पर संसद अस्थायी रूप से कानून बना सकती है। जैसे कि वह समवर्ती सूची के विषयों पर संसद को और राज्य विधानसभा दोनों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त थी, लेकिन उसमें अगर किसी विवाद की स्थिति होती थी तो जो संसद द्वारा बनाया गया कानून था वह मान्य होता था। तो ठीक उसी प्रकार का प्रावधान अनुच्छेद 369 में किया गया है कि कुछ राज्य सूची के ऐसे विषय होंगे जिन पर संसद को अस्थायी रूप से कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होगी। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, और इसके संबंध में आपको सीधे सीधे ये बात याद रखनी कि इसके तहत जो आप भाग 21 है, इसके तहत जितने भी कानून, जितनी भी विधियां बनाई जाएंगी वह अस्थायी रहेंगी, वह स्थायी नहीं रहेंगी बल्कि अस्थायी विधियां होंगी। फिर बात की जाती है अनुच्छेद 370, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद और काफी चर्चा में भी रहा है, इसलिए आपको इसके संबंध में पता भी होगा कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अच्छा, विशेष राज्य का दर्जा दिया क्यों जाता है? यहाँ की सामाजिक व धार्मिक संस्कृतियों, सामाजिक धार्मिक संस्कृतियों को संरक्षण देने के लिए कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसी क्रम में अनुच्छेद 370 में जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इनको कुछ विशेष प्रकार के अधिकार थे कि वहां पे सामान्य व्यक्तियों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। इस तरीके से अन्य कई प्रकार के वहां प्रावधान थे। इन आपसे डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ सकता है कि अनुच्छेद 370 में क्या प्रावधान है, तो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष प्रावधान दिए गए थे। लेकिन इसके संबंध में आपको ये भी याद रखना कि काफी चर्चा का विषय रहा था। 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा इसके अधिकांश भाग को, अनुच्छेद 370 के अधिकांश भाग को समाप्त कर दिया गया था। अब जो आपका जम्मू कश्मीर है उसका राज्य का दर्जा छीनकर उसको केंद्र शासित राज्य बना दिया गया था। और जिस तरीके से भारत के समस्त नागरिकों के अधिकार हर राज्य में है, ठीक उसी प्रकार के अधिकार अब उनको जम्मू कश्मीर राज्य में भी प्राप्त हो गए थे, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 का अधिकांश प्रावधान समाप्त कर दिया गया था। ये बात आपको याद रखनी। फिर आपका आता है अनुच्छेद 371। इसमें भी क्या है? अनुच्छेद 371 आपको याद रखना है कि इसमें महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह प्रावधान अनुच्छेद 371 के तहत किया गया है। और इसमें कैसे विशेष प्रावधान होंगे मैंने आपको बता दिया है कि सामाजिक व धार्मिक संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के लिए इनको कुछ विशेष प्रावधान दिए जाते हैं। और खासकर जैसे जनजातीय क्षेत्र है, तो जनजातीय क्षेत्रों के कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनमें जो है संविधान निर्माताओं की ये मान्यता थी कि इनमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से उन जनजातियों को भी विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया, जो कि इन विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से किया गया। और उसी की चर्चा इस भाग 21 के तहत मैं आपसे कर रहा हूँ। तो अनुच्छेद 371 के संबंध 370 में मैंने आपको जम्मू कश्मीर के संबंध में बताया कि विशेष उपबंध थे, जो कि 5 अगस्त 2019 को इसके अधिकांश भाग को समाप्त कर दिया गया। इसी क्रम में आपको अनुच्छेद 371 याद रखना है। इसमें महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए।
फिर आपका आता है अनुच्छेद 371 ए। आपको याद, जो मैंने यहाँ पे ABCD में बांट रखा है, यह सब अनुच्छेद 371 के खंड है। इसको आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड राज्य के लिए विशेष उपबंध, वही नागालैंड राज्य में भी जनजातियां निवास करती हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो उन्हीं के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 371 ए के तहत नागालैंड राज्य में भी विशेष प्रावधान दिए गए। फिर आपका अनुच्छेद 171 बी में है असम राज्य के लिए विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड के लिए, अनुच्छेद 371 बी में असम के लिए, फिर अनुच्छेद 371 सी में मणिपुर राज्य के लिए, फिर डी में आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान है। फिर ई, इसको आपको याद रखना क्योंकि यह एक अलग बात करता है कि आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तब आपको याद रखना है अनुच्छेद 371 ई के तहत किया गया। फिर आपका आता है अनुच्छेद 371 एफ, इसमें सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए। फिर आपका जी आता है अनुच्छेद 371 जी, जिसमें मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए। फिर आपका यह आता है जिसमें अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए, और सबसे अंत में आता है अनुच्छेद 371 आई, इसमें गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो क्या विशेष प्रावधान किए गए, मैंने आपको बता दिया कि इनकी सांस्कृतिक व धार्मिक संस्कृतियों को संरक्षित करने के लिए व इन जो आपके यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र है उनको किसी प्रकार का, कहने का मतलब जो उनके अधिकार है, जो उनकी मान्यताएं हैं, उनका हनन ना हो पाए, इसलिए इस प्रकार के अस्थायी और संक्रमणशील उपबंध इन विभिन्न राज्यों के लिए इन विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से किए गए हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और इनका प्रवर्तन कौन कराएगा, इन कानूनों को लागू कौन करवाएगा, तब आपको याद रखना है कि यह शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। फिर आपका आता है अनुच्छेद 372। आज की क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी, बहुत छोटी क्लास है और बहुत जल्दी मैं इन दोनों भागों के विषय में आपको बता दे रहा हूँ। अनुच्छेद 372 में कहा गया है विद्यमान विधियों का बने रहना और अनुकूलन। जो विधियां विद्यमान, जैसे अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे, तो वही बात इसमें कहेगी अनुच्छेद 372 में कि जो विधियां लागू हैं वह कब तक बनी रहेंगी, और अनुकूलन यानी कि परिस्थिति के अनुसार उनका किस प्रकार का परिवर्तन, कैसे परिवर्तन होगा, इन सबका प्रावधान अनुच्छेद 372 के तहत किया गया है। फिर आपको याद रखना अनुच्छेद 372 का में क्या कहा गया है कि विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति, परिस्थितियों के हिसाब से विधियों को लागू करना, उनको हटाना, यह शक्ति किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 372 का में किया गया। और इसके संबंध में मैंने अभी आपको बताया था कि इनको लागू करने और हटाने की शक्ति राष्ट्रपति की होगी। फिर आपका मैंने पहले ही बता दिया कि अनुच्छेद 379 से 391 तक निरसित कर दिया गया, यानी कि संविधान से इसके प्रावधानों को हटा दिया गया। फिर अनुच्छेद, ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 379 से 391 के बीच के जो भी अनुच्छेद हैं, इसमें जो भी प्रावधान दिए गए थे, इनको निरसित कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। फिर आपका अनुच्छेद 392 आता है, सबसे लास्ट है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। आपको याद रखना कि कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति, इन मामलों में अस्थायी संक्रमणशील उपबंध है, जो विभिन्न राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए, यदि इनको लागू करने हटाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है, तो उसका निपटारा करने की शक्ति भी अनुच्छेद 392 के तहत किसके पास होगी, तो वह राष्ट्रपति के पास होगी। तो आपका भाग 21 था, जिसके संबंध में जो भी फैक्ट बन सकते थे मैंने आपको बता दिए। आप खासकर इन अनुच्छेदों को क्रम से याद कर लीजिएगा, कभी कभी यहाँ से प्रश्न उठ जाता है, खासकर अनुच्छेद 370 और 371 दो तो आपको याद ही रखना। अब आपका आता है सबसे अंतिम भाग, आता है अनुच्छेद भाग 22। भाग 22 में कहा गया है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन। अगर इसकी डायरेक्ट आपसे हेडिंग पूछ ली जाए कि भाग 22 में किन प्रावधानों की चर्चा की गई है, तो क्या याद रखना है कि संक्षिप्त नाम, फिर प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन की चर्चा आपके भाग 22 में की गई है, और इसका विस्तार अनुच्छेद 393 से 395 तक है। 393, 394 और 394 और 395, ये इतने अनुच्छेद इसमें हैं, तो इसके संबंध में मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात की जाएगी अनुच्छेद 393 की। अनुच्छेद 393 में एक स्पष्ट लाइन लिखी है, और यही से आपसे प्रश्न उठ सकता है, और अब जब भी प्रश्न उठेगा तो आपसे यही लाइन पूछी जाएगी कि अनुच्छेद 393 में क्या प्रावधान है। तो इसमें स्पष्ट एक लाइन लिखी गई है कि इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकता है। जिस संविधान को भारत के संविधान निर्माताओं ने बनाया है अनुच्छेद 393 के तहत, इसे भारत का संविधान कहा जा सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 393 के तहत किया गया। फिर आपका आता है अनुच्छेद 394। अनुच्छेद 394 आपके लिए महत्वपूर्ण, और पीछे भी मैंने इसको एक बार बता रखा है कि जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब इसके क्रम में आपको याद रखना है कि जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर लागू हो गया था, तो उस समय कुल 16 अनुच्छेद ऐसे थे
मैंने आपको बताया टोटल 395 अनुच्छेद है, लेकिन उसमें 16 अनुच्छेद ऐसे थे जिनको 26 नवंबर 1949 से ही तत्काल लागू कर दिया गया था। तो उन 16 अनुच्छेद जो 300 आपके 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे, वह किस अनुच्छेद के तहत लागू किए गए थे, तब आपको याद रखना है कि यह अनुच्छेद 394 के तहत लागू किए गए थे। और इन 16 अनुच्छेदों के अतिरिक्त जो अनुच्छेद थे वह आपके 26 जनवरी 1950 को जब पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था तब उनके प्रावधानों को लागू किया गया था। तो वही बात मैंने लिखी है कि 26 नवंबर 1949 से 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। किस अनुच्छेद के तहत लागू हुए थे? अनुच्छेद 394 के तहत लागू हुए थे। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इन 16 अनुच्छेदों में कौन कौन से अनुच्छेद शामिल थे जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। तो उसमें आपको याद रखना है अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये सब किससे संबंधित है? अगर आप रिकॉल कर पाए तो 5 से 11 तक मैंने नागरिकता संबंधी प्रावधान बताए थे, तो आपका 5, 6, 7, 8 और 9 ये सब किससे संबंधित है? ये नागरिकता से संबंधित है। फिर आपका आता है अनुच्छेद 60, तो अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति से संबंधित है। 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। इसी तरीके से आपका 366 है, 67, 79, 80, 88, 91, 92। तो 79 से लेके मैंने आपको बताया कि 91 तक के प्रावधान अब हटा दिए गए हैं और 393 और 394 स्वयं भी। आपको क्या याद रखना है, जो अनुच्छेद मैंने लिखे हैं जो 16 अनुच्छेद है 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 394 के तहत लागू हुए थे, जिसमें 15 अन्य अनुच्छेद थे और 394 स्वयं भी उसी दिन 26 नवंबर 1949 से लागू हुआ था। उसके बाद बात की जाएगी अनुच्छेद 394 ए की। 394 में बात की गई है हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ। कहने का मतलब यह है कि जब संविधान सभा ने कैसे संविधान को अपनाया था, तो संविधान सभा ने अंग्रेजी भाषा के संविधान को अपनाया था, लेकिन फिर एक प्रावधान किया गया 58वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा। 58वां संविधान संशोधन 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1987 यानी कि 1987 में आया था, इसके तहत ये प्रावधान किया गया और अनुच्छेद 394 ये जोड़ा गया कि जिस भी भाग की जरूरत है कि उसका हिंदी में उसका अनुवाद किया जाए, तो राष्ट्रपति को इस बात की शक्ति है कि वह आवश्यकता अनुसार सभी भागों को हिंदी में उसको अनुवादित करा सकता है। तो उसका प्रावधान अनुच्छेद 394 ए के तहत किया गया है कि हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ। आपसे यहाँ से इस तरीके का प्रश्न बन सकता है कि अनुच्छेद 394 का प्रावधान किस संविधान संशोधन से किया गया, तो मैंने आपको बताया 58वें संविधान संशोधन यानी कि 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1987 यानी कि 1987 में आया था, उसके तहत अनुच्छेद 394 ए का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया, जिसमें हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ की चर्चा की गई है। फिर सबसे अंतिम अनुच्छेद आपका आता है अनुच्छेद 395। अनुच्छेद 395 में क्या लिखा गया? निरसन यानी कि डिलीट, किसी चीज को संविधान से डिलीट करना है। तो आपको इसके संबंध में याद रखना है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो जो कुछ पिछले प्रावधान लागू थे, जो कुछ पिछले कानून ऐसे लागू थे जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, उन कानूनों को पूर्ण रूप से निरसित कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया, उनके प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया था और अब भारतीय संविधान जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया था उनके प्रावधानों को लागू कर दिया गया था। तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 395 में किया गया है। तो मेरे हिसाब से भाग 21 और भाग 22 के संबंध में जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी आपकी परीक्षाओं में जहां से प्रश्न उठ सकते हैं, मैंने उसकी आपसे बहुत साधारण शब्दों में चर्चा की और बहुत आसानी से इसको मैंने आपको समझा दिया है। तो फिलहाल जो 22 भाग थे इसकी मैंने आपसे पूरी तरीके से चर्चा सभी भागों की कर ली है और अब मेरे दिमाग में दो चीजें आ रही। एक तो आपका जो है संवैधानिक जितने आयोग थे वो तो जब मैंने भाग पढ़ा है तो संवैधानिक आयोग मैंने सारे पढ़ा दिए। कुछ ऐसे आयोग हैं जो गैर संवैधानिक है, उनको संवैधानेतर आयोग कहा जाता है कि संविधान में उनका जिक्र नहीं है, लेकिन वह पॉलिटी जो आपकी जिसके संबंध में हम पढ़ रहे हैं, खासकर संविधान में जो विभिन्न परीक्षाओं में वहां से प्रश्न बन जाते हैं जिनका जिक्र खासकर संविधान में नहीं किया गया उन आयोगों का जिक्र, लेकिन जब आपसे किसी भी एग्जाम में जहाँ पॉलिटी पूछी जाती है वहां पे उन निकायों से उन जो आपके आयोग होंगे जो कि संविधान में जिनका जिक्र है, संविधानेतर आयोग है, उनसे प्रश्न बनते हैं। तो एक तो उनकी चर्चा मुझको आपसे करनी और कुछ विविध की क्लास मिसलेनियस की मैं एक क्लास लूंगा जिसमें जो कुछ ऐसा मुझको दिखेगा कि छूट रहा है संविधान में उसकी चर्चा भी मैं आपसे कर लूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कल की क्लास में मैं दोनों पार्टों को शामिल करके संविधान को समाप्त कर दूं, लेकिन यदि कल की क्लास में मैं शामिल नहीं कर पाया तो परसों मैं एक और क्लास लूंगा और बस अधिकतम 2 क्लासों में अब संविधान समाप्त हो जाएगा और इसके आगे हम उत्तर प्रदेश की जीके की तरफ बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ जो संविधान संशोधन की श्रृंखला थी उसको भी मैंने समाप्त कर दिया है। कल मैंने लास्ट वीडियो डाला था और संविधान संशोधन भी मैंने वहाँ जो 106 संविधान संशोधन हुए हैं उनको मैंने वहाँ पे कंप्लीट पढ़ा दिया है। अब जो आपकी 60 वीडियो की श्रृंखला होगी उसमें कोई मैं नई चीज लेके आऊंगा। मेरा प्रयास है कि अब
खासकर मैं नेशनल पार्क जो है, जो नेशनल राष्ट्रीय पार्क है, उसके संबंध में आपसे चर्चा करूँ। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।